प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इनका नाम बताऊंगा, पर आपको एक जरूरी बात बता देता हूं। आज से मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है नकुल पाराशर NAKULPARASHARSHORTS शॉर्ट्स के नाम से। उस पे अब मेरे प्रत्येक दिन के शॉर्ट्स जाएंगे। अब इस चैनल पे मैं शॉर्ट्स नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट्स उसी चैनल पे मिलेंगे। दूसरा, उसी चैनल पे मैं गीता जी के प्रत्येक दिन गीता जी के एक एक श्लोकों का अर्थ भी बताऊंगा और उसका विश्लेषण भी करूंगा विस्तार से। वो कार्यक्रम जो जाएगा वो बिना किसी एडिट के जाएगा, क्योंकि वो मैं बनाऊंगा और मैं करूंगा। ऑफिस में काम ज्यादा होने के कारण उन लोगों ने कहा इसे आप खुद से ही बनाइए और खुद से ही करिए। पर उस चैनल पे जो नकुल पाराशर वाला चैनल है, जो ज्योतिष वाला है, ज्योतिष लक्ष्य का चैनल है, वो यथावत वैसा ही रहेगा। इस चैनल पे गीता जी आएंगी और मेरे शॉर्ट्स आएंगे। तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इच्छा है तो, अन्यथा भगवत कृपा जैसी बात होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर अंतिम तक देखा करिए। और आज की कुंडली जो इस सप्ताह मैंने फ्री कुंडली में चयन किया है, उस कुंडली का नाम है कन्हाई कुमार, KANHAIKUMAR। ये भगवान आए हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। और सवाल इनका, मानसिक रूप से बहुत दबाव में रहता हूं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मन बड़ा परेशान रहता है और बहुत चिंता होती है, ऐसा इन्होंने सवाल पूछा है। विदेश जाना चाहते हैं। तो आइए इनकी कुंडली पे सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। इनका जन्म भाद्रपद माह में हुआ है। ये देखने में तो अच्छे होंगे और दक्षिणायन में जन्मे हैं, तो आत्मबल इस वजह से भी कमजोर होता है। चतुर्थ भाव में राहु है ना भगवान, और यहाँ के अधिपति लग्न में बैठे हैं और मुझे लगता है वो अस्त हैं। हाँ बिल्कुल अस्त हैं। चतुर्थ भाव हृदय का होता है। इस भाव के अधिपति लग्न में सूर्य से अस्त हो रहे हैं, क्योंकि डिग्री जो है वो अभी मैंने देखा 4 डिग्री के सूर्य हैं और 2 डिग्री के गुरु हैं। इस वजह से आपका हृदय क्षेत्र कमजोर है। गुरु की पूजा करिए, गुरु दीक्षा लीजिए, अपने प्रत्येक संशय को अपने गुरु से पूछिए और उससे उनका उत्तर ढूंढिए, उन सवालों का। दूसरा, एकादशी का व्रत और नारायण कवच का पाठ ये प्रत्येक दिन किया करिए। एकादशी तो महीने में 2 हो, जिसमें से आपको कृष्ण पक्ष वाला करना हो या शुक्ल पक्ष वाला, जो करना चाहते हैं। पर इस पे मैं एक अलग कार्यक्रम बनाऊंगा कि आप एकादशी किया करिए, शुक्ल पक्ष वाला ही किया करिए। दूसरा, कि अगर संभव हो सके तो अगर पढ़ सकते हैं तो नारायण कवच का पाठ किया करिए। ये पहला उपाय। दूसरा, आपकी कुंडली में आपका जन्म शरद ऋतु और दिन सोमवार का हुआ है। सोमवार के जन्म होने से आप झगड़ालू नहीं और बड़े ही शांति प्रिय हैं। और शरद ऋतु में जन्मे होने से आप बहुत ही ज्यादा अपने बारे में कई बार विचार करना बंद कर देते हैं। दूसरों के बारे में व्यक्ति विचार ज्यादा करता है। अब सवाल उठता है कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि का प्रभाव। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा कड़वा बोलता है और थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है। नौमी तिथि के जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति का चंद्रमा बड़ा ही अनुकूल और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होता है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति की बुद्धि तार्किक और समझदार होती है। साथ ही साथ नौमी तिथि में जन्मे होने से यहां चंद्रमा शुभग्रह होंगे और निश्चित रूप से कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा जातक को धन से युक्त रखेंगे और उसे धनाभाव नहीं होगा, धन का अभाव नहीं होता है। मैंने कल ही के कार्यक्रम में बात कही थी, आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को नमस्कार करता है, सूर्य को अर्घ देता है और अपने वक्त पे जागता और वक्त पे सोता है, दिनचर्या फॉलो करता है, वो कभी भी धनहीन नहीं होता और उसके जीवन की समस्याएं यथावत भगवान की कृपा से खत्म होती जाती हैं। उसमें उसका कोई बहुत ज्यादा, आप विचार करिए, किसी भी समस्या से आप अगर डट करके मुकाबला करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से क्रियात्मक रूप से आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी और ये जरूरी भी है। पर उसमें आपको हमेशा ही ये बात समझते रहने की आवश्यकता भी है कि चलो मैं अपना काम जरूर कर रहा हूं जो परमात्मा ने मुझे सौंपा है, पर इसके अतिरिक्त मैं अपने काम से तो चलो ठीक है कर रहा हूं, पर इससे ज्यादा मेरा भगवान मुझे देख रहा है और मेरी समस्या का अंत करेगा, मेरी समस्या का अंत करेगा। और आप ऐसा इसलिए सोच सकते हैं
और आपको ये ऐसा इसलिए सोचना है, ऐसा मनोभाव ऐसा बनाना है भगवान के प्रति, क्योंकि आपके कर्म में जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कृत्य कर रहे हैं, उसमें जो छोटी छोटी भूल हो रही हो, जो छोटे छोटे कर्म आपको उसमें जो आपको पूरी मेहनत करने के बाद भी वो नहीं मिल रही हो, या जितना करना हो उस काम के लिए उतना आप नहीं कर पा रहे हो, वही छोटी सी भूल भगवान अपनी कृपा से पूरी कर देते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय पे गिलहरी ने अपने आप को भी मेहनत में लगाया था समुद्र पे पुल बांधने के समय, पर उसके उस मेहनत का भी प्रतिफल यह हुआ कि भगवान उस पर कृपा दृष्टि बरसा चुके थे या बरसा दिए थे। तो यही बात है कि हमारे मेहनत में जो त्रुटि बच जाती है, हमारे मेहनत करने के बाद, आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं मेहनत तो खूब करता हूं पर मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, मैं मेहनत तो खूब करता हूं पर मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो काम आपने किया पर वस्तुतः अपने आप को कार्मिक बना करके उसमें परमात्मा को याद नहीं किया, इस वजह से वो रिक्ति बच जाती है, वो रिक्त हो जाता है। उसी स्थान को भरने के लिए मेहनत के साथ साथ भगवत भक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाना आवश्यक है। तो मेरे कहने का अर्थ है, मेहनत के साथ साथ परमात्मा की याद करते रहना और अपने काम के साथ उसका अनुभव जोड़ देना, यही काम होता है कि वो आपको उसका फल मिलने लगता है। क्लियर है? तो ये बात आपको हमेशा ही याद रखनी होगी। जैसा मैंने कहा, समझ में आ गई ना? एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मेहनत किया पर जो जितना वो जैसा करना था उसमें कुछ अगर त्रुटि रह जाती है, उसी त्रुटि की क्षतिपूर्ति भगवत नाम के स्मरण से होती रहती है और आपका फल मिलने लगता है। बस इतनी सी बात है। वरियान योग, पुनर्वसु नक्षत्र, ये दोनों बहुत बढ़िया है, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरियान योग लाभदायक होता है, ये आपको कम से कम प्रगति पथ पे ही लेके जाता है। आपका जन्म शूद्र वर्ण और देवगण में हुआ है, इस वजह से एक तरफ आप बहुत ऊंचा सोचते भी होंगे। तामसिक वृत्ति है, भोजन शुद्ध रखिए, मंदिर का दर्शन, गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणों का सत्कार और ग्रंथों का सम्मान। अब तो मैं एक नई चीज भी जोड़ रहा हूं, ग्रंथों का सम्मान। मैंने हर बार यह बात कही है, आप लोग अगर मुझ में थोड़ी भी भरोसे की बात हो मुझ पे, तो अपने ग्रंथों के प्रति, अपने सदग्रंथों के प्रति कभी भी उसमें जो बातें लिख दी गई हैं उस पर कभी भी कोई सवाल ना खड़ा करिए, तर्क वितर्क ना करिए। बहुत ज्यादा सुनाई देने लगा है अब इधर, तो कुछ दिन से और भी ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि जो सच में साधुवत प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है वो कभी भी तर्क वितर्क में नहीं फंसता और कभी भी अपने आपको उस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके इन लार्ज वे में नहीं दिखाना चाहता है। तो तात्पर्य मेरा है, अपना काम करते रहिए। घटित होने वाली घटनाएं आज घट रही हैं, कल खत्म हो जाएंगी, फिर कुछ नई बात निकल आएगी, फिर कुछ नई बात निकल आएगी, फिर कुछ नई बात निकल आएगी, और आप उन बातों में पढ़ करके अपनी ऊर्जा का दोहन ही कर रहे हैं। इस वजह से जितना ज्यादा हो सके अपने आप को एकांत में लेके जाइए। एकांत होने का अर्थ होता है एकांत होना। अगर आपके बस के बाहर की बात नहीं है, अगर आप उसको बदल सकते हैं तो पूरा लग जाइए, और अगर नहीं बदल सकते तो चुपचाप शांत बैठे रहिए और चुपचाप देखते रहिए, मुख दर्शक बन के। है ना? यह सिद्धांत है। अगर बदल सकते हो तो कूद पड़ो अग्नि में, नहीं बदल सकते तो चुपचाप किनारे रहिए। तो आप नहीं बदल सकते, इस वजह से किनारे रहिए। अगर बदल सकते हैं तो फिर उतरिए अग्नि में। तो यहां पे यही बात है। आपकी कुंडली प्रथमतया तो आपको यह बात पता चल गई कि यहां पे राहु बैठे हैं, जो घर में कलह का कारण भी बनते हैं। वैसे चतुर्थ भाव के राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति यहीं सन्निकट होकर के बैठा है, पर सूर्य से अस्त होने के कारण चतुर्थ भाव कमजोर हो रहा है। मैंने अस्त ग्रह के बारे में क्या बात कही थी? अस्त ग्रह अपने कारक क्षेत्रों का परिणाम देते रहते हैं, परंतु जब वो अस्त हो जाते हैं तो जिस भाव के वो अधिपति होते हैं उस भाव के फलों में कमजोरी आ जाती है। चतुर्थ भाव हृदय का क्षेत्र होता है। पंचम भाव में शनि बैठ गए, पर स्वग्रही हैं, इस वजह से व्यक्ति का एजुकेशन और यश मिलेगा, पर थोड़े विलंब से, क्योंकि शनि है तो देंगे। पर गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से गुरु का लाभ थोड़ा कम मिल रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां के बाद 7वीं दृष्टि यहां, दांपत्य के मामले में वो ग्रह प्रतिकूल परिणाम नहीं देगा। और 9वीं दृष्टि यहां पे उच्च शिक्षा के मामले में व्यक्ति को अनुभव मिलता रहे, विदेश गमन में उसका सामान्यतया परिणाम मिल रहा है। उच्च शिक्षा के अधिपति शुक्र द्वितीय भाव में, ये महान भाग्यशाली और महाधनी योग होगा। धन भाव में शुक्र का स्वग्रही मालव्य योग लगाना,
लग्न में भद्र योग का बनना और यहां पे चंद्रमा का मिथुन राशि से बनना और राशि के अधिपति का केंद्र में होना, इसे बहुत अच्छा कहा जाएगा। पर चंद्रमा और बुध जब एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं तो जातक के जीवन में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है और उसमें अब कंफ्यूजन वाला स्टेट थोड़ा ज्यादा होने लगता है। इस चीज से बदलने और बचने के लिए भगवान सूर्य की ओम आदित्याय नमः या भगवान सूर्य के जो 12 नाम हैं उनके नामों से 12 नामों से प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया करिए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया करिए। ये जो युधिष्ठिर थे ना, जो साक्षात धर्मराज थे, वो प्रत्येक दिन भगवान को इन्हीं 12 नामों से साष्टांग प्रणाम करते थे। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। और दूसरे नंबर पे आपका चतुर्थ भाव थोड़ा सा प्रभावित है। वैसे इस भाव पे चंद्रमा और मंगल का प्रभाव आपको माता से, आपको आपके पिता से और आपको आपके कुटुंबजनों से हमेशा ही लाभान्वित करता रहेगा। आपकी कुंडली का चंद्रमा ठीक है, इस वजह से घबराइए मत। गुरु से चंद्रमा का केंद्र में होना, अच्छी बात बता रहा हूं, गुरु से चंद्रमा का केंद्र में होना, लग्न से चंद्रमा का केंद्र में होना, सूर्य से चंद्रमा का केंद्र में होना थोड़ा नेगेटिव होगा, बुध से चंद्रमा होने से थोड़ा नेगेटिव होगा, डिसीजन मेकिंग और निर्णय और आदि आदि चीजों में कई बार व्यवधान बनता है। लग्न से मंगल का केंद्र में होना जो अष्टम भाव के अधिपति हैं और ये इस कुंडली में करियर के प्रभावों को थोड़ा कमजोर करेंगे, ये बात दिख रही है। पर यहां पे केतु भी आपके करियर को थोड़ा अनस्टेब्लिश करने वाला बनेगा। पर यहां ये 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, इस भाव का अधिपति यही केंद्र में बैठा, इस भाव का अधिपति यही केंद्र में बैठा। गुरु, बुध और सूर्य जैसे 3 बहुत अच्छे संपूर्ण भगवत भक्ति का ये ग्रह हो, ये तीनों ही ग्रह भगवान की भक्ति में बड़े लीन रखने वाले होते हैं। लग्न में सूर्य व्यक्ति को थोड़ा चिंतित, पेट से संबंधित समस्या, हृदय से संबंधित समस्या, बालों से संबंधित समस्या, दांतों से संबंधित समस्या, नेत्र ज्योति से संबंधित समस्या आदि आदि देते हैं। तो आपकी कुंडली में बुध और गुरु दोनों अस्त होंगे, क्योंकि बुध की डिग्री भी 9 डिग्री की है। 4 डिग्री के सूर्य हो गए और 2 डिग्री के गुरु और 9 डिग्री के बुध। यहां पे गुरु और बुध के कमजोर हो जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझने में दिक्कत होगी, उसकी कैपेसिटी कमजोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, तार्किकता कमजोर होती है, बुद्धिमानी कमजोर हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बुध इन सब चीजों का कारक होता है और वो अस्त है, लग्न में बैठा है। तो बुध इन सब चीजों से आपको युक्त करके रखेंगे, पर क्या कमजोर करेंगे? आपका स्वास्थ्य कमजोर कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में और आपके व्यक्तित्व में वो जो 4 चांद लगाने वाली बारी होती है बुध की, वो थोड़ा कमजोर कर देता है। और इस वजह से भी कई बार आप परेशान होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति दशम में बैठ करके लग्न को देख रहा है और लग्नेश पे अष्टमेश की दृष्टि जाने के कारण आपके प्रभावों में कमजोरी देखी जाती है, या कई बार व्यक्ति को जितना नहीं सोचना होता है उससे वो कई गुना ज्यादा जाकर के सोच लेता है। क्लियर है? तो दरअसल इस कुंडली में अगर 12वें भाव को देखते हैं तो वो लग्न में बैठा है, अष्टम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और चतुर्थ स्थान के अधिपति। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे आपका स्नेह कम है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। पंचम भाव ठीक है, शुक्र ठीक है। अरे भाई आप जरा विचार करिए, आपकी कुंडली में बुध लग्न में बैठा, स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, पंचम भाव का अधिपति पंचम में, इस व्यक्ति का यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, कुल, मर्यादा और रिकॉग्निशन, ये सब आपके पास है। पर कमजोरी क्यों है? क्योंकि आपकी कुंडली में अभी चल रही है शनि में राहु का अंतर, और ये चल रहा है 2021 के सितंबर से। अब आप खुद से ही जरा सवाल पूछिएगा कि ये जो इतनी सारी परेशानी बनी है, ये कब से बनना और इसका प्रभाव नेगेटिव कब से जाने लगा है? कहीं वो समय सीमा यही तो नहीं है 2021 के सितंबर से, जिसका प्रभाव 2-3 महीने पीछे से भी जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि कई बार ये शनि जब आप देखेंगे तो आपकी कुंडली में शनि के ऊपर गुरु की नीच दृष्टि है, उसके ठीक पीछे राहु इसके प्रभावों को कमजोर भी करेंगे। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि जा रही है जो इस कुंडली का अष्टमेश है। तो किसी भी भाव को या भाव के ऊपर जब अष्टम 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ती है तो भाव कमजोर होता है, या फिर उस भाव में उद्वेगीपन का भाव बढ़ा देता है। तो अष्टम भाव के अधिपति सबसे पहले तो लग्न में और लग्नेश को और चतुर्थेश और चतुर्थ को देख रहे हैं, और साथ ही साथ पंचम को भी देख लिए। एक कारण यह भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में आपका जो हृदय क्षेत्र है, जो चौथा भाव है,
उस भाव का अधिपति अस्त है, ये मैंने पहले ही कहा है। उसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में रोग भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, तो जरा विचार करिए, रोग भाव के अधिपति ने आपके दैनिक जीवन को देखा है, तृतीय भाव को, इन्होंने ही आपके एकादशवें भाव को देखा है, और इन्होंने ही आपके द्वितीय भाव को देखा है। द्वितीय भाव को देखा, ठीक है, यहां पे भी शत्रु की राशि देख रहे हैं और यहां पे भी बहुत अच्छी राशि नहीं देख रहे हैं, पर गुरु इस भाव को देख रहे हैं, तो इस भाव का संपूर्ण दोष शनि वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। पर जन्म कुंडली में पंचम भाव खराब नहीं है, क्योंकि पंचमेश पंचम में बैठा है। तात्पर्य कि इस भाव का, इस कुंडली का ये क्षेत्र कमजोर हो रहा है। दूसरा, अगर विचार करेंगे तो यहां पे भी गुरु नीच के हो रहे हैं, हालांकि उनका नीच भंग मंगल ने साथ बैठ करके किया है, पर यहां पे भी चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल यही बैठ रहे हैं रोग में, बुध नीच का हो रहा है। इस वजह से भी कई बार गड़बड़ी पैदा होती है, स्वतंत्र परेशान और प्रभावित होता है। रक्त को चेक करने के लिए आपको मंगल को चेक करना होगा, और रक्त के प्रवाह को चेक करने के लिए चंद्रमा को चेक करना होगा। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं मिथुन राशि के अष्टम इसके साथ, राहु केतु के संपर्क में, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लग्न से केंद्र में और गुरु से केंद्र में है, इस वजह से थोड़ी अच्छी बात है, मतलब ठीक होने के चांस है आपको, अगर ऐसी कोई बात है। वैसे आपकी कुंडली में यह भाव कमजोर जरूर है। दूसरा, अगर आप इसी कुंडली में, मैं अरिष्ट कुंडली को अगर एक बार देख लूं तो मुझे और भी, जहां वहां पे भी रक्त प्रवाह परेशान कर रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि के बैठे हैं अष्टम भाव में, और वहां पे चतुर्थ भाव का अधिपति शनि नीचा विलासी है। गुरु और सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न को देख रहा हूं, हालांकि ये पक्ष ठीक है, पर इसके आधार पे मैं एक बात बता दूं, तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए, और अगर कोशिश करिए तो आप इसके लिए विशेषतया नारायण कवच का पाठ और भगवान सूर्य को आराधित करना, उनके लिए, उनके निमित्त अगर हो सके, अगर कुछ भी ना बन पड़े तो आप भगवान शिव के मंदिर को धोने का काम उठा लीजिए, उससे उत्तम कुछ भी नहीं होता है। भगवान शिव को और उनके मंदिर के, उनके गर्भगृह को धोने का काम सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त मैंने एक दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ भी किया था अभी कुछ ही दिन पहले, हो सके तो उसको जाकर के डाउनलोड करके उसको नियमित रूप से सुना करिए, ये आपका काम बढ़ेगा। वैसे एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में थोड़ी सी परेशानी ये अगस्त तक रहेगी, अगले वर्ष के अगस्त तक रहेगी, उसके बाद फिर चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में पंचम भाव पे है, और वस्तुतः शनि लग्न से तो कोई संबंध नहीं बना रहे हैं, अष्टम भाव से भी उनका कोई संबंध नहीं है, पर अष्टम भाव के अधिपति ने शनि को देखा है, इस वजह से शनि मंगल का संबंध, अष्टम भाव के अधिपति से शनि का संबंध बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं होगा, पर थोड़ी कमजोरी वो पैदा कर रहा है। इस आधार पर भी मैं आपको कहूंगा, आपकी राशि मिथुन की है, ढैया साढ़े साथी का प्रभाव खत्म हो गया है, अब वो नहीं है, आपकी राशि मिथुन की है, और इससे गुरु का गोचर अब मीन से मेष में आने वाला है। इस आधार पर भी मैं एक बात कहूंगा, और राहु भी आपकी कुंडली में मेष से अब मीन में जाने वाले, इन दोनों का बदलाव होगा। तो ये स्थिति में राहु का जो प्रभाव होगा वो थोड़ा गड़बड़ होगा, गुरु का भी प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इस आधार पर भी मैं ये बात कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अभी एक वर्ष आपको परेशानी में बिताना पड़ सकता है, पर ये दोनों जो मैंने उपाय बताए हैं वो आपकी कुंडली में ठीक रहेगा। बाहर जाने का योग आपकी कुंडली में 100% है, और इसके लिए आप प्रयास लगातार जारी रखिए, जिसमें उसका संपूर्ण योग आपकी कुंडली में जो बनेगा वो अगले वर्ष के अगस्त से बहुत ज्यादा मजबूत और बढ़िया बनेगा। आपकी कुंडली में दिशा दक्षिण और पूर्व की बहुत अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली में धन भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, बेवजह की चीजों पे खर्च मत करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और हो सके तो अपने आप को और भी ज्यादा नियमित बनाइए। सरकारी संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, किसी भी देश की सरकार से आपको कोई नुकसान नहीं है, और आपकी कुंडली में बैंकिंग, फिनांस और बैठ करके दिमाग चला करके धन कमाने का योग ज्यादा है, शारीरिक मेहनत से ज्यादा है। चंद्रमा और मंगल का चंद्र मंगल योग, गुरु और बुध का एक साथ बैठना, गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना, ये व्यक्ति को कभी भी चरित्रहीन और बदमाश नहीं बनने देगी। इसके अतिरिक्त दशमांश कुंडली में स्वग्रही शुक्र का बैठना, पंचम भाव के अधिपति शुक्र का स्वग्रही होना, यह आपके करियर को और भी ज्यादा मजबूती और श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, 12वें भाव में राहु का प्रभाव और राहु की दृष्टि पंचम भाव, बुध का प्रभाव अष्टम भाव पे, ये विपरीत परिस्थिति कई बार लेकर के, लेकिन ये आपको विदेश गमन में लाभ मिलेगा। इस वजह से निश्चित रूप से बुध की दशा आने तक आप बाहर चले जाएंगे, ये पक्की बात है।
आपकी कुंडली में अंक बहुत अच्छा रहेगा 9, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में वृषभ और मकर के लोग बहुत अच्छे रहेंगे। बच के रहना चाहिए मेष, सिंह, तुला, कुंभ वालों से। इसके अतिरिक्त दिशा मैंने बताई। नक्षत्र आपके लिए मृगशीरा, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, रेवती, अश्विनी और भरणी, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपकी राशि मिथुन है और राशि का अधिपति केंद्र में है, इसे बहुत अच्छा कहता हूं मैं और ये अच्छी बात है। पर चंद्रमा से सूर्य का केंद्र में होना कई बार गड़बड़ी पैदा करता है। ये कुंडली अच्छी बनी है क्योंकि चंद्रमा अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, सूर्य अच्छे बन रहे हैं, बुध केंद्र में है, मंगल केंद्र में है, 1 2 3 शुभ ग्रह केंद्र में, एक क्रूर ग्रह लग्न में, लेकिन वो बहुत अच्छा है। कारक क्षेत्र में गुरु, बुध और सूर्य तीनों बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंगल दशम स्थान में दिग्बली होते हैं, नीचा विलासी है, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी उनमें देखने जाएगी और इसके कारण आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ होगा, आपके सोचने और समझने की क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है। बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करते रहिए और जो उपाय बताया है उसे तुरंत शामिल करिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बता देता हूं, जैसे भाग्य भाव के अधिपति का धन में जाना बहुत अच्छा योग है। लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना यह बहुत अच्छा है। पराक्रम भाव के अधिपति का दशम में जाना, अगर मन करे तो खुद का कारोबार भी आप स्थापित कर सकते हैं। मंगल, गुरु, शुक्र, बुध की दशाओं में। चतुर्थ भाव के अधिपति का केंद्र में जाना और उसके अधिपति के साथ बैठना। हालांकि गुरु के प्रभाव कमजोरी में है, इस वजह से नारायण कवच का पाठ और रात्रि में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी सुन सकते हैं। पढ़ना नारायण कवच है। पंचम भाव ठीक बनेगा, देर से परिणाम आपकी मेहनत का मिलेगा पर पक्का मिलेगा। गुरु का बल इस भाव को कमजोर मिल रहा है, इस भाव में गुरु की नीच राशि बनी है, त्रिकोण में बैठे हैं, इस वजह से गुरु इस कुंडली में थोड़े कमजोरी में गुजर रहे हैं। सातवें भाव के अधिपति का सप्तम को देखना, डेली रूटीन आपका ठीक करिए। अष्टम भाव के अधिपति का केंद्र में आकर के लग्न को देखना, यह थोड़ी सी कमजोरी और आपसे पराक्रम ज्यादा मांग रहा है। नवम भाव के अधिपति का धन में जाना संपूर्णतया महाभाग्यशाली महाधनी योग होगा। दशम भाव बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि इस भाव का अधिपति केंद्र में भद्र योग लगा रहा है। एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में आना महाभाग्यशाली योग होता है, महान सौभाग्यशाली, और ये कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा धनवान बनाने के लिए काफी होता है। माता से, पिता से, कुटुंबजनों से, इन सब चीजों से व्यक्ति को लाभान्वित करता रहता है। गुरु से चंद्रमा का केंद्र में होना गजकेसरी योग का निर्माण करेगा। चंद्रमा और मंगल का एक साथ बैठना चंद्रमंगल योग का निर्माण करेगा। गुरु और बुध का एक साथ बैठना महान भाग्यशाली योग बनेगा। गुरु ने शनि को देखा है तो छठवें और पांचवें भाव के अधिपति पे चतुर्थ भाव की दृष्टि केंद्र त्रिकोण का योग भी बनाएगी और इससे भी व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलते देखा जाता है। दशम भाव से शनि का कोई संबंध नहीं है, इस वजह से आपको विदेश जाना चाहिए और बाहर जाना चाहिए। 12वें भाव के अधिपति लग्न में, अष्टम भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य और मंगल की दशाएं कमजोर जा सकती है जब कभी भी ये ट्रांजिशन में आएंगे, एक साथ आएंगे तो। उसके अतिरिक्त शुक्र की दशा, गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा और शनि की दशा के साथ साथ सूर्य की दशा आपके लिए फेवरेबल होगी। इसके अतिरिक्त गुरु की दशा थोड़ी कमजोर हो सकती है कभी कभी, पिछली वाली दशा, क्योंकि ये सम संख्या में बैठे हैं तो चतुर्थ भाव का फल ज्यादा करेंगे, तो धन संपत्ति और श्रेष्ठ चीजों का लाभ आपको मिलता रहेगा। चल अचल संपत्ति का सुख आपकी कुंडली में है। मांगलिक कृत्य का योग आपकी कुंडली में शुक्र की दशा में और गुरु की दशा में और साथ ही साथ शनि के आरंभ की दशा में मिल सकती है। क्लियर है? हालांकि आपकी कुंडली में कुंभ राशि का परिणाम शनि ज्यादा करेंगे तो शत्रुओं से और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत आपके पास ज्यादा होगी। अपना साहस कम मत करिए और जो उपाय बताया उसको करिए, तुरंत फायदा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।